नमस्कार और स्वागत है आपका इस बातचीत में। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सच में बड़े दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो पृथ्वी पर इतने सारे अलग-अलग तरह के जीव हैं, इनको वैज्ञानिक समझते कैसे हैं? मतलब कैसे इनको ग्रुप्स में रखते हैं? हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ, कैसे ये तरीके बदले और आज हमारा मकसद है कि इस पूरे सफ़र को देखें, खासकर वो जो रॉबर्ट हिट्टेकर की 5 जगत प्रणाली है ना, उसे समझें। मतलब क्यों आई, क्या है उसमें और क्यों ज़रूरी है। ये रटने वाली बात नहीं बल्कि एक नज़रिया समझने की बात है। बिल्कुल। देखिए, ये जो जीवों का वर्गीकरण है, जिसे टैक्सोनमी कहते हैं हम, ये सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है। असल में ये एक तरीका है ये समझने का कि जीवन कैसे इवॉल्व हुआ है, कौन किससे कितना मिलता-जुलता है, उनकी बनावट में, उनके काम करने के तरीके में क्या फ़र्क है, क्या समानताएं हैं। ये बायोलॉजी की एकदम जड़ है, कह सकते हैं। इसके बिना हम जीवन की इतनी सारी वैरायटी को समझ ही नहीं सकते। तो चलें कहानी शुरू करते हैं इसके इतिहास से। जानकारी ये बताती है कि जॉन री जैसे लोगों ने शुरू में कोशिश की थी, पर वो जो एक सिस्टमैटिक तरीका देने का क्रेडिट है, वो जाता है कैरोलस लीनियस को। स्वीडन के थे 18वीं सदी में। हाँ, लीनियस ने वो सिस्टेमा नेचुरी जैसी किताबें लिखी और उसमें उन्होंने मतलब उस जमाने में जितने भी पौधे जानवर पता थे, हजारों की संख्या में, उनको एक सिस्टम में फिट करने की कोशिश की। बड़ा काम था ये उस वक्त। हाँ, और लीनियस का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है, वो था उनका द्विजगत प्रणाली का आइडिया। सोचिए, उस टाइम की नॉलेज के हिसाब से उन्होंने सारे जीव जंतुओं को बस 2 बड़े ग्रुप्स में बांट दिया। एक पादप जगत मतलब पौधे और दूसरा जंतु जगत यानी एनिमल्स। ये बहुत बड़ा कदम था। उनका कमाल सिर्फ 2 जगत बनाना नहीं था, बल्कि उस समय जो एक तरह की अव्यवस्था थी, उसमें एक लॉजिकल सिस्टम लाना था। और वो जो बाइनोमियल नमनक्लेचर है ना, जीवों को साइंटिफिक नाम देने का तरीका, हाँ। वो भी उन्हीं की देन है। इससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक ही भाषा में बात कर पाए। अच्छा, इसीलिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो उन्होंने नींव तो रख दी, पर विज्ञान तो बदलता रहता है। तो क्या ये 2 किंगडम वाला सिस्टम हमेशा चला या फिर इसमें कुछ मुश्किलें आने लगी? मुश्किलें तो आनी ही थी। जैसे जैसे आप देखिए माइक्रोस्कोप बेहतर होते गए, वैज्ञानिकों को ऐसे जीव दिखने लगे जो न तो ठीक से पौधे लग रहे थे न जानवर। अब बैक्टीरिया को ही लीजिए। सेल वॉल तो है जैसे पौधों में होती है, पर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। या फिर फंगस मतलब कवक, वो भी अपना खाना खुद नहीं बनाते, पौधों से काफी अलग दिखते हैं। तो लीनियस का जो सीधा सा सिस्टम था, वो इन अजीब से जीवों पर फिट नहीं बैठ रहा था। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये हमारी जीवन की समझ पर ही सवाल था। हाँ, ये बात तो है। तो यहीं पर रॉबर्ट हिट्टेकर की एंट्री होती है। हमारी जानकारी के हिसाब से 1969 में इस अमेरिकी इकोलॉजिस्ट ने एक नया, ज्यादा बेहतर नजरिया सामने रखा। बिल्कुल। हिटेकर ने यह महसूस किया कि जीवों को सिर्फ पौधे और जानवर में रखना ठीक नहीं है। उन्होंने कुछ और बुनियादी चीजों पर फोकस किया। सवाल ये नहीं था कि कोई चलता है या नहीं या हरा है कि नहीं। सवाल थे, सेल कैसा है, कोशिका में डेवलप्ड न्यूक्लियस है या नहीं, मतलब यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, अच्छा। जीव एक सेल का है या बहुत सारे सेल्स का, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, और सबसे जरूरी कि वो अपना खाना, अपना पोषण कैसे लेता है, खुद बनाता है, दूसरों को खाता है या मरी हुई चीजों से लेता है। मतलब पोषण का तरीका भी एक बड़ा फैक्टर बना। हाँ, हिट्टेकर का जो 5 जगत सिस्टम था, वो सिर्फ गिनती बढ़ाना नहीं था, वो असल में जीवन जीने के इन फंडामेंटल तरीकों को पहचानना था, जिन्हें लीनियस के सिस्टम ने नजरअंदाज कर दिया था। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका हुआ। चलिए फिर हिटेकर के इन 5 जगतों को एक एक करके समझते हैं। पहला है मुनेरा। इसमें क्या खास है? जानकारी के हिसाब से मुनहरा में वो जीव आते हैं जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, यानी सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। उनका जो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वगैरह है, वो बस सेल के अंदर ऐसे ही बिखरा रहता है। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है ये। और ये है भी सिंपल। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने और सबसे बेसिक रूप माने जाते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक होना सिर्फ एक टेक्निकल बात नहीं है, ये दिखाता है कि जीवन शुरू कैसे हुआ होगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं तो बाद में आई, जिनसे कॉम्प्लेक्स लाइफ बनी। मुनेरा जगत के जीव जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं।
पर ये है हर जगह। मिट्टी, पानी, हवा, गर्म पानी के झरनों में, बर्फ में, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। अरे हाँ। और साइनोबैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, पर उनका प्रोकैरियोटिक सेल उन्हें पौधों से अलग मोनेरा में ही रखता है। ठीक है, तो मोनेरा मतलब सबसे सरल प्रोकैरियोटिक लाइफ। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। यहां क्या बदलता है? यहाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। हाँ, लगता तो है। जानकारी बताती है कि प्रोटिस्टा में भी ज्यादातर जीव सिंगल सेल वाले ही हैं, पर यहां एक बड़ा अपग्रेड है। ये यूकैरियोटिक हैं, मतलब इनके सेल्स में असली मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है, डीएनए उसमें सुरक्षित रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दूसरे पार्ट्स भी होते हैं सेल में। बिल्कुल। प्रोटिस्टा जगत को आप एक तरह से यूकैरियोटिक जीवन का डाइवर्सिटी जंक्शन कह सकते हैं। ये मोनेरा से तो ज्यादा डेवलप्ड है, पर अभी पौधे, फंगस या एनिमल्स जितने कॉम्प्लेक्स नहीं हुए हैं, और इनमें गजब की वैरायटी है। कुछ प्रोटिस्टा जैसे कुछ तरह की एल्गी पौधों की तरह धूप से खाना बनाते हैं, कुछ जैसे अमीबा और पैरामीशियम जानवरों की तरह शिकार करते हैं या बना बनाया खाना खाते हैं, और कुछ कवक की तरह मरी हुई चीजों से पोषण लेते हैं। अच्छा, मतलब एक ही ग्रुप में इतने अलग अलग तरीके? हाँ, अमीबा जो अपना शेप बदलता रहता है, यूग्लिना जिसमें क्लोरोफिल भी है और वो शिकार भी कर सकता है, पैरामीशियम जो छोटे छोटे बालों से चलता है, और वो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम, ये सब प्रोटिस्टा के ही उदाहरण हैं। इसीलिए कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ग्रुप थोड़ा आर्टिफिशियल सा है, मतलब इसमें बहुत अलग अलग तरह के जीवों को शायद एक साथ रख दिया गया है जो उतने करीबी रिश्तेदार ना हो। दिलचस्प। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा ये ज्यादातर माइक्रोब्स की दुनिया हो गई। अब उन किंगडम्स की बात करते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से ज्यादा आसानी से देख पाते हैं। तीसरा पादप यानी प्लांटे। ये तो काफी जाना पहचाना है। हाँ, ये तो परिचित है। इसमें सारे मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक पौधे आते हैं। इनकी पहचान है सेल वॉल जो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल, हरा पिगमेंट जिससे ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। एकदम सही। घास से लेकर फर्न, मॉस, बड़े बड़े पेड़, फूल वाले पौधे, ये सब इसी किंगडम में है। और ये जो फोटोसिंथेसिस करने की इनकी क्षमता है, यही इन्हें पृथ्वी के इकोसिस्टम की रीढ़ बनाती है। ये सूरज की एनर्जी को खाने में बदलते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिस पर हम और बाकी एनिमल्स निर्भर हैं। इनका मल्टीसेलुलर होना और जड़, तना, पत्ती जैसे ऑर्गन्स का होना इन्हें प्रोटिस्टा से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। बिल्कुल। पौधों के बाद चौथा जगत है कवक यानी फंगी। ये मुझे हमेशा से थोड़ा रहस्यमयी लगा है। मशरूम, फफूंदी, यीस्ट, ये पौधे तो है नहीं, जानवर भी नहीं। हिटेकर ने इन्हें अलग क्यों रखा? देखिए, कवक भी यूकैरियोटिक हैं, कई मल्टीसेल्युलर भी हैं जैसे मशरूम, पर कुछ सिंगल सेल वाले भी हैं जैसे यीस्ट। हाँ। लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये पौधों की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अच्छा, ये मेन फर्क है। हाँ, यही मुख्य बात है। कवक होते हैं हेटेरोट्रोफिक, मतलब दूसरों पर निर्भर, पर ये जानवरों की तरह खाना निगलते नहीं हैं। ये अपनी बॉडी से डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर छोड़ते हैं। वो एंजाइम्स आसपास के ऑर्गेनिक मैटर जैसे गिरी पत्तियां, लकड़ी या कोई मरा हुआ जीव को गला देते हैं। फिर ये उन गले हुए न्यूट्रिएंट्स को सोख लेते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग तरीका है। जी, ज्यादातर कवक सैप्रोफाइटिक होके हैं, यानी मरी हुई चीजों पर जीते हैं। कुछ पैरासाइट भी होते हैं जो जिंदा पौधों या जानवरों से पोषण लेते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। और एक और बात, इनकी सेल वॉल भी पौधों की सेल्यूलोज वाली वॉल से अलग होती है। वो काइटिन नाम के पदार्थ से बनी होती है। काइटन, ये तो कीड़ों के बाहरी कवच में भी होता है शायद। हाँ, वही तो। ये भी एक बड़ा फर्क है पौधों से। कवक का ये जो मरी चीजों को गलाने का काम है, ये उन्हें नेचर का बेहतरीन रिसाइक्लर बनाता है। सोचिए जरा, अगर कवक ना होते तो मरे हुए पेड़ पौधे और जानवर ऐसे ही पड़े रहते। हाँ, उनके न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में कैसे जाते फिर? बिल्कुल, पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाता। और यीस्ट से ब्रेड, बियर बनती है, मशरूम हम खाते हैं, पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक भी एक फंगस से ही मिली। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप है। वाकई कवक की दुनिया तो अपनी जगह बहुत अनोखी और जरूरी है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी किंगडम पर, जिससे हम खुद भी जुड़े हैं, जंतु यानी
एनिमेलिया। जी, हमारा अपना किंगडम। इसमें सारे मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक जीव हैं। इनमें ना तो सेल वॉल होती है ना क्लोरोफिल। ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और अपना खाना निगल कर पचाते हैं। इंजेशन कहते हैं इसे। और हाँ, ज्यादातर चल फिर सकते हैं। बिल्कुल, जंतु जगत में तो विविधता की कोई सीमा ही नहीं है। एकदम सिंपल स्पंज और जेलीफिश से लेकर कीड़े मकोड़े, मछलियां, मेंढक, सांप, चिड़िया और हम इंसान जैसे मैमल्स तक सब इसी में आते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ऊंचा लेवल है। हाँ, ये तो है। और इनकी चलने फिरने की क्षमता और डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स इन्हें खाना खोजने, शिकारियों से बचने और अपने माहौल से इंटरैक्ट करने में मदद करते हैं। तो ये हो गए 5 जगत। हमने देखा कि कैसे लीनियस के 2 जगत से बात शुरू हुई और हिट्टेकर के 5 जगत तक पहुंची। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। ये सिर्फ गिनती बढ़ाने का मामला नहीं था। जैसा आपने कहा, ये तो जीवन को देखने और समझने के तरीके में ही एक बड़ा बदलाव था। निश्चित रूप से हिटेकर की प्रणाली ने कोशिका की बनावट, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल सेल्ड मल्टीसेल्ड और पोषण का तरीका, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक जैसे फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को क्लासिफिकेशन का आधार बनाया। इसने हमें जीवन की इतनी सारी वैरायटी और अलग-अलग ग्रुप्स के बीच के जो एवोल्यूशनरी रिश्ते हैं, उनको एक ज्यादा लॉजिकल और कोहेरेंट तरीके से समझने में मदद की। ये सिस्टम आज भी बायोलॉजी की शुरुआती पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज हमने जीवधारियों के वर्गीकरण के सफर को करीब से देखा। कैसे शुरुआती कोशिशों के बाद लीनियस ने एक व्यवस्था दी और फिर कैसे रॉबर्ट व्हिटेकर ने जीवन के 5 मुख्य रूपों मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु को उनकी बुनियादी विशेषताओं के आधार पर पहचाना। ये सिर्फ नाम याद करना नहीं है, बल्कि जीवन की विविधता के पीछे जो लॉजिक है, जो रिश्ते हैं, उनको समझना है। और यहीं पर एक सोचने वाला सवाल भी आता है जो इन सोर्सेज और हमारी बात से निकलता है। हिटेकर ने ये सिस्टम 1969 में दिया था। पिछले 50-60 सालों में आप देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में तो क्रांति आ गई है। हाँ, डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह। बिल्कुल, ये तकनीकें हमें जीवों के आपसी रिश्तों को इतने बारीक लेवल पर देखने की क्षमता देती हैं जितना हिटेकर के समय में सोचा भी नहीं जा सकता था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये 5 जगत वाला सिस्टम आज भी पूरी तरह फिट बैठता है? आजकल वैज्ञानिक लाइफ के ट्री को शायद और भी अलग ढंग से देख रहे हैं। डोमेन जैसी और भी ऊंची कैटेगरी जैसे बैक्टीरिया, आर्केया, यूकैरिया का इस्तेमाल हो रहा है। ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में जीवन का क्लासिफिकेशन कैसा दिखेगा इन नई टेक्नोलॉजी और जानकारी के आधार पर। इसमें क्या बदलाव आ सकते हैं? इसी गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।